चलिए स्टार्ट हो गया, ऑडिबल हो गया, चेक कर लिया आपने? स्टॉप आ रहा है ना? अच्छा देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि मैथमेटिकल टूल्स जो हैं एज इफ उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उनके आधार पे आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। और साथ में जितने सवाल हैं, जितने अच्छे लेवल के सवाल हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना? डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन इसको बेस मान के आपके बहुत से न्यूमेरिकल्स लगेंगे और कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यही बात मैंने कही थी, ठीक है ना? फिर मैंने आपको अगली बार बताई थी कि मैथमेटिकल टूल्स में आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट पढ़ना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है, और उसके बाद आपको अलजेब्रा पढ़ना है, थोड़ी मोड़ी ज्योमेट्री पढ़नी है, ठीक, कुछ नोन ग्राफ्स के बारे में जानना है। और चौथी बात मैंने आपको कही थी कि ये सारी बातें, ज़्यादातर बातें इनमें से आप क्लास, ज़्यादातर क्या सभी बातें केवल कैलकुलस को छोड़ के आप 9th-10th में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ चुके हैं। तो उसका रिवीजन हमें कर देना है, और साथ में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो आपके लिए नया है उसको खूब डिटेल में आराम आराम से समझा देना है, ठीक है ना? तो आज का लेक्चर जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो इस प्रकार से है कि पहली बात तो कोऑर्डिनेट रिवाइज करेंगे जो आपने 9th-10th में पढ़ी है, ठीक है ना? छोटी मोटी चीज़ें उसके बारे में बताएंगे, है ना? और बता भी चुके हैं काफ़ी कुछ। और साथ में आपको एक नई बात, डिफरेंशिएशन खूब अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आज का हमारा लेक्चर कंटेंट होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले देखिए, पहले एक बार यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, और फिर रिटन नोट्स के फॉर्म में जो हमारा पीडीएफ है उसको लोड करके उससे भी बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है ना? और जो यहाँ रिटन नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ आएगा वही पीडीएफ आप लोग एग्जैक्टली तैयार कर लीजिए, वही पीडीएफ आपके जवान पे होना चाहिए। कुछ जो एडिशनल 2-3% बातें होंगी वो फिर मैं उसको ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है ना? मॉड्यूल के सारे सवाल लगाए जाएंगे, और इसके बाद कहीं ना कहीं मतलब एडवांस लेवल पे तो कुछ ऐड करना पड़ेगा। मतलब मॉड्यूल टॉप 100 के लिए सफिशिएंट है, लेकिन उससे भी अच्छा अगर करना है, हमको तो बेस्ट देना है ना, तो कुछ इरोडोव के क्वेश्चंस और कुछ एस सी वर्मा के छाटे हुए क्वेश्चंस भी ऐड ऑन करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बार आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि जैसे कोई भी पॉइंट है उसकी लोकेशन देनी है, ठीक है ना? तो अगर वो पॉइंट किसी लाइन पे है तो एक ही कोऑर्डिनेट दे दीजिएगा तो उसका लोकेशन पता लग जाएगा। अगर पॉइंट किसी प्लेन में है तो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर पॉइंट किसी स्पेस में है तो 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली बात आप जान लीजिए, एक टर्म होता है ओरिजिन और एक टर्म होता है एक्सेस। तो ओरिजिन से हम क्या समझते हैं और एक्सेस से क्या समझते हैं, इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए। ओरिजिन किसी भी पॉइंट को अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट आपकी कन्वीनियंस के अनुसार आप ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना? और कोई भी डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेज़र करेंगे तो वो ओरिजिन से ही मेज़र करेंगे। 2 बात ध्यान रखिए, एक बात तो ये कि अपने कन्वीनियंस से किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हैं, जहाँ जैसा सुविधाजनक हो, ठीक है ना? और फिर आप कोई भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, एक बात तो खूब मजे से समझिए, फिर कोई भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे तो ओरिजिन से ही मेज़र करेंगे। एक बात सब लोग समझ गए? ये बात सब लोग समझ गए, नहीं समझ गए? मतलब 100% बातें समझ में आनी चाहिए। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स को रिवाइज करते समय मैं धीरे धीरे चलूँगा, और फिर कंडीशन देख के मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर इस ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी लाइन अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है जो किसी लाइन पे ही लाई करता है, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा है जो किसी लाइन पे ही लाई करता है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक ही एक्सिस पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई पॉइंट किसी स्पेस में है तो 2 एक्सिस दिखा के तब उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई पॉइंट स्पेस में है तो
3 एक्सिस वहाँ पे होगी, ठीक है ना। अब एक्सिस क्या है, ये ओरिजिन से पास करने वाली कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक एक्सिस है, इसके पर इसको नॉर्मली एक्स एक्सिस कहते हैं। इसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम जेड एक्सिस कहेंगे, ठीक है ना। तो कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई है, अभी मैं आपको रिटन नोट्स के रूप में भी दिखा दूंगा बहुत बढ़िया से। कार्टेशियन सिस्टम में मान लीजिए कोई भी पॉइंट है जिसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब है कि एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग। मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है जिसे इस कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स और ओरिजिन से वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई, ये पॉइंट एक्स वाई है। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर एकदम स्पष्ट है। इसमें जो x है उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट, x को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, और y को क्या कहेंगे, एब्सिसा। x को ऑर्डिनेट कहेंगे और y को कहेंगे एब्सिसा। एक बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ छोटी मोटी बातें अभी और आप देख लीजिए, और इसके बाद यही बातें रिटन नोट्स के फॉर्म में, जो सेल्फ रिटन नोट्स हैं उसके फॉर्म में मैं एक एक पेज आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार पहले समझ लिए, पहले भी समझा चुका हूं। अच्छा, अगर किसी कार्टेशियन सिस्टम में कोई दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा d, मान लीजिए ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, तो इन a और b पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना। अगर ये दोनों पॉइंट स्पेस में है, यानी इसको स्पेसिफाई करने के लिए आपका z कोऑर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केस में दोनों, अगर मान लिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2, तो AB के बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो AB के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एकदम स्पष्ट है। और सिंपल बात है, आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, बस एक फॉर्मेलिटी है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। जानते हैं आप इससे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे सवाल कोऑर्डिनेट में 9th-10th में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात, अगली बात देखिए कि जैसे मान लीजिए किसी कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट हैं, मान लीजिए किसी कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने, अगर मान लीजिए किसी कार्टेशियन सिस्टम में दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसका स्लोप होगा tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। स्लोप का मतलब आप जानते ही हैं, आपको 9th-10th में बताया गया स्लोप का क्या मतलब है। कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उस एंगल के tan को उस लाइन का स्लोप कहते हैं। सब लोग जानते हैं। कोई भी लाइन, वो नहीं आया आज, नहीं आया, अच्छा ठीक है। तो देखिए, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी, उस एंगल के tan को हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना। और इस स्लोप ऑफ द लाइन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m बराबर होता है tan थीटा। बात समझ में आ रही है। तो उसी प्रकार से अगर कोई दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, अगर कोई दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, उस लाइन का स्लोप tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा।
एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब इतनी बात के बाद कुछ छोटे मोटे सवाल। भाई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली क्या होती है? एक यूनिक लाइन होती है ना, एक यूनिक लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, अच्छे से जानते हैं। तो अब आप देखिए वो जो यूनिक लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा tan थीटा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब ये सारी बातें जो मैंने अभी सेट नहीं हो पा रहा है बढ़िया से, जल्दी आइए बताइए। चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए इसमें, जल्दी दौड़ के आइए, खट से सेट करिए। चलिए ठीक है, अब तक कहीं गड़बड़ ना हुआ हो रिकॉर्डिंग, अब तक ठीक गया होगा ना? तो ठीक है, अब आप देखिए, हाँ ठीक लगा है, कंफर्टेबल है ये। अच्छा अब आप देखिए ये tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। 2-4 दिन अभी ऐसा होगा, फिर बहुत ही स्मूथ और बहुत फास्ट जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इतनी बातें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जाननी है। और फिर आपके मॉड्यूल में मान लें 10, 15, 20 सवाल हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक। और यही बातें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं, एग्जैक्टली यही बातें आपको नोट्स के रूप में अभी आपको पेज बाय पेज में दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए अब आप देखिए, ये देखिए इसमें एक्सिस और एक्सेस ये समझाया है। तो साथ में देखिए एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कन्वीनियंट टू यू कैन बी टेकन एज एन एक्सिस। बहुत सिंपल है, एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कन्वीनियंट टू यू कैन बी टेकन एज एन एक्सिस। बहुत सिंपल बात में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। ओरिजिन क्या है? कोई भी पॉइंट आप अपने कन्वीनियंस से चूज कर सकते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब ये है, हंसिए नहीं, ओरिजिन का मतलब ये है कि जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो कहाँ से मेज़र करेंगे? ओरिजिन से ही मेज़र करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो एनी फिक्स डायरेक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कन्वीनियंट टू यू कैन बी टेकन एज एन एक्सिस। ये बात सबको समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है? बोलिए बेटा, ये रिटन नोट्स है आपका, हाँ हूबहू ऐसे ही आपको तैयार करना है। आगे देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पोजीशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन ऑलवेज हैपन टू बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये कह रहा है कि अगर जितने भी पॉइंट्स आपके कंसिडरेशन में हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हैं, अगर जितने भी पॉइंट्स जो आपके कंसिडरेशन में है, जो आपको रिप्रेजेंट करने हैं, जिनसे आपका मतलब है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ही हैं, देन ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड। अगर ऐसी बात है तो केवल एक एक्सिस की ज़रूरत है। अगर जो भी पॉइंट्स आपके कंसर्न के हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन में ही हैं तो केवल एक एक्सिस ही रिक्वायर्ड है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? केवल एक एक्सिस से काम चल जाएगा, ठीक है ना। आगे एक बात देखिए, बहुत एकदम परफेक्ट आपका नोट्स के फॉर्म में है, ऐसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए, समझा मैं चुका हूँ, ठीक है ना। अब आगे देखिए, दिस इज जनरली कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। और अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होगा? एक ही एक्सिस पर्याप्त है, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। फिर इफ द पोजीशंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन आर ऑलवेज इन अ प्लेन, टू परपेंडिकुलर एक्सिस आर रिक्वायर्ड। अगर किसी प्लेन में है तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत है। बात समझ में आ रही है बेटा? एकदम स्पष्ट है। अब आगे देखिए, दीज आर जनरली कॉल्ड एज एक्स एंड वाई एक्सिस। और अगर दो एक्सिस की जरूरत है तो एक को एक्स कहेंगे और दूसरे को वाई कहेंगे। यही सब बात मैंने कहा है, यही सब बात समझाया है। इफ द पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस आर रिक्वायर्ड विच आर कॉल्ड एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यही बात है और यही रिटर्न आपका आ गया, एक फॉर्म ऑफ नोट्स आ गया। वही चीज़ आप समझे पहले, वही चीज़ पढ़े और वही चीज़ लिख लिए। इससे ज़्यादा कहीं से भी थ्योरी मत देखिएगा। और कोई भी सवाल फंसे तो मैं सामने हूँ ना, मुझे पता नहीं फंसेगा, ठीक है ना। फंसेगा तभी जब इन बातों को आप बढ़िया समझे नहीं रहेंगे जो यहाँ पे रिटर्न में है। तो जहाँ आपको दिक्कत होगी वो मैं बता दूंगा, ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। चीज़ें हैं लेकिन आपको मतलब यू डोंट हैव टू स्टडी डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टू स्टडी द थिंग्स डिफरेंटली। मैंने पहले दिन कह दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग यू सी हियर, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन।
ये बात मैं समझा चुका हूँ। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन समझा चुका हूँ। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन एंड अलोंग और पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस एज शोन इन फिगर। किसी भी पॉइंट का पोजीशन, किसी भी पॉइंट का पोजीशन, जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल मैंने भी दिया था, एक्स वाई पॉइंट था तो एक्स ऐसे होगा और वाई ऐसे होगा। ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है ना, ये मैंने समझाया था। फिर हियर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। यही बात मैंने कही थी, ठीक है ना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। एकदम स्पष्ट है बेटा। देखिए बेटा, शुरुआत से चल रहे हैं। मैंने पहले ही दिन कहा कि अगर आप ज़ीरो भी जानते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। जीरो कोई नहीं जानता है, वो मैं देख चुका हूँ, सब लोग जानते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा जानते हैं, कुछ लोग कम अच्छा जानते हैं, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम जानते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो भी जानते हैं और अब से कड़ी मिलाएंगे तो सारे सवाल इसी से लगेंगे, है ना। लेकिन एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ही मैं बता ही चुका हूँ, समझा चुका हूँ। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय d इज इक्वल टू दिस। और अगर स्पेस में वो पॉइंट है तो ये है, ठीक है ना, ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। अब नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिनोटेड बाय m and it is given by m is equal to dy by dx, ठीक है ना। m is equal to delta y by delta x, ठीक है, is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to tan theta, ठीक है ना। if both axes have identical scales, identical scales तो नॉर्मली होगी। identical scales मतलब दो पॉइंट्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो यूनिफॉर्म होगी, आइडेंटिकल स्केल्स होगी, ठीक है ना। तो अगर आइडेंटिकल स्केल्स हैं तो m स्लोप बराबर tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात क्लियर है बेटा सबको, एकदम साफ है, बोलो। हाँ, बहुत आसान चीज़ें हैं और सब आपने 9th-10th में पढ़ा है। 9th-10th में तो ICSE में तो खास तौर से इतने खतरनाक सवाल हैं कि मैंने खुद देखा है। CBSE तो मैंने देखा भी नहीं है 9th-10th का, बहुत क्वेश्चंस हैं। 9th-10th में ICSE का सिलेबस बहुत ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया सिलेबस है ना। CBSE का बहुत ही कम है। 11th-12th में तो एकदम बराबर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन 9th-10th में ICSE का ज़्यादा है और वो ठीक भी है। शुरू से थोड़ा सा आदमी को ज़्यादा करने की आदत डालता है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, हियर थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझा चुके हैं। थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसी एंगल का tan स्लोप कहलाता है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। ये सारी बातें हो चुकी हैं, सब समझा चुके हैं, रिटन फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब धीरे से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ फिगर से दिखाया है, यहाँ फिगर्स दिखाया है, यही फिगर हमने भी दिखाया था। फ़ोन स्विच ऑफ करिए, यही फिगर हमने भी दिखाया था ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, एक इलिस्ट्रेशन है। फॉर पॉइंट दिस फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस। कौन लगा लेगा? हाँ उठाइए। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फॉर पॉइंट दिस फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस। कौन बता देगा? हाँ उठाइए, हाँ उठाइए। अरे सबको बताना चाहिए, 2-4-5 लोग क्यों बताएंगे? आसान सी चीज़ है, अभी अभी समझाए हैं, सब लोग बता देंगे। हाँ तो देखिए, इन पॉइंट्स के लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है तो एब्सिसा होगा बेटा 2 और इधर देखिए ऑर्डिनेट होगा 14। अब आपको बताना ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस। तो बताइए, कोई पॉइंट अगर 2, 14 है, कोई पॉइंट अगर 2 और 14 है तो 2 इधर और 14 इधर, यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा? कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल सही, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये होगा 2
और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? 14। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 14 होगा। ये बात सबको क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, हैं? अभी बड़ा पढ़ाई के साथ मज़ा भी आ रहा है, मज़ा भी ले रहे हैं ना। अभी इसके बाद कठिन कठिन सवाल आएंगे, अभी तो आसान आसान चल रहा है, ठीक है ना। अभी तो बहुत इजी चल रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। कौन लगा लेगा? हाथ उठाइए। अगर दो, सबको उठाना चाहिए हाथ भाई, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। चलिए चलिए, ज़्यादातर लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। तो अब गौर से देखिए कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है जब इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? 13 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ, 3 माइनस माइनस 9, तो 3 प्लस 9 होल स्क्वायर, हाँ, प्लस 3 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे और सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको स्क्वायर कर लेंगे और सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सब लोग कर लोगे बेटा? हाँ, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ देखिए, इधर देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, खूब मज़े से इसको देखिए। अब बताइए कौन कर सकता है? हाँ उठाइए। कौन कर सकता है? हाँ उठाइए। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं एक बार। अ डॉग वॉन्ट्स टू कैच अ कैट। एक कुत्ता है जो एक बिल्ली को पकड़ना चाहता है, एक कुत्ता है जो एक बिल्ली को कैच करना चाहता है, ठीक है ना। द डॉग फॉलोज द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। डॉग इस पाथ को फॉलो करता है, डॉग जिस पाथ को फॉलो करता है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। द डॉग फॉलोज द पाथ हुज इक्वेशन इज y माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है ना। यानी डॉग जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ में y माइनस एक्स बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x। इस पाथ को फॉलो करता है का मतलब क्या होता है कि डॉग का जो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा उसमें उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, ठीक है ना। इस पाथ को फॉलो करने से मतलब क्या है कि डॉग किसी भी इंस्टेंट पे डॉग का जो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए 2 3 पे है तो 2 3 नहीं पॉसिबल है, मान लीजिए 2 2 पे है, 4 4 पे है, ठीक है ना। जो भी पोजीशन कोऑर्डिनेट डॉग का होगा वो क्या होगा? इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब ये वाइल द कैट फॉलोज द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस। कैट कैसे पाथ को फॉलो करती है? हाँ जी, तो देखिए जबकि कैट कैसे पाथ को फॉलो करती है? वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 8। यानी किसी भी इंस्टेंट पे अगर कैट के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, ध्यान से देखिए, किसी भी इंस्टेंट पे अगर कैट के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं तो वो एक्स और वाई इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। भाई किसी भी इंस्टेंट पे कैट के कोई ना कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे ना, मान लीजिए वो x1 y1 है, ठीक है, ये x2 y2 है, तो x1 y1 इसमें अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होगा, और x2 y2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वो भी सेटिस्फाई होगा। तो अब पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ कैचिंग द कैट आर। मतलब किन किन पॉइंट्स पे ये संभव है कि डॉग कैट को कैच कर लेगा। कैसे से, चलिए खड़े होकर बताइए कैसे सेकंड और फोर्थ, एक्सप्लेन करिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, बढ़िया। देखिए मैं आपको बताऊं कि इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे ही
इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन पे ही वो दोनों मीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स बराबर 0 या y बराबर x। तो डॉग जिस भी पाथ पे दौड़ रहा है उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हमेशा इक्वल है, ऑर्डिनेट एब्सिसा हमेशा बराबर। ध्यान से देखिए, बात नहीं करिए बीच में भाई, एकदम अलर्ट होके देखिए। भले आसान है, भले आता है, लेकिन फिर भी अलर्ट होके देखिए। बीच में थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली आप बात कर रहे हैं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट चीज देखिए, y इज इक्वल टू एक्स। इस मतलब डॉग जैसे दौड़ता है उसका ऑर्डिनेट हमेशा एब्सिसा के बराबर है। अब देखिए कैट का क्या है, कैट का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। अब इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, x बराबर y इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर बराबर 4। दिस इंप्लाइज दैट x बराबर प्लस माइनस 2। आ गया। तो x बराबर प्लस माइनस 2 एक कंडीशन इससे आ गई, और x बराबर y होना चाहिए। तो दो पॉइंट्स पॉसिबल हैं, एक तो +2 और +2, और दूसरा क्या है -2 और -2। यही दो पॉइंट्स पॉसिबल हैं जहां पे डॉग कैट को कैच कर पाएगा। तो आप इसमें आंसर ऑप्शंस देखिए, तो एक ऑप्शन आपका ये सही है और दूसरा ऑप्शन आपका ये सही है। ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ठीक करिए। ये क्या हो गया, तो उसको कैसे आगे ले जाएगा, बुलाइए किसी को, बुलाइए, तब तक हम लोग वो करते हैं। अच्छा ऐसे, तो ये कहाँ आ रहा है, ये भी तो आना चाहिए ना, स्लाइड्स हैं, PDF आइए, बुलाइए किसी को, जल्दी करिए। चलिए, तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट का एक आध सवाल और बचा होगा, और एक आध सवाल और के बाद वहाँ पे सर कोऑर्डिनेट पर कैसे आएगा। चलिए सर, थैंक यू सर। वो करना पड़ेगा वापस, मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है। चलिए ठीक। चलिए, हाँ उसके, चलिए हम कर लेंगे, चलिए थैंक यू। चलिए चलिए, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट चीज मैं आपको डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ, तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन को खूब अच्छे से समझ लीजिए, और फिर मैं स्लाइड से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपके लिए नया है, इसलिए थोड़ा बहुत गौर से देखिएगा। ये आपके लिए नया है, इसलिए बहुत गौर से देखिएगा। डिफरेंशिएशन इसके पहले आपने कभी नहीं सुना है और ना पढ़ा है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन पढ़ाने के लिए इधर देखिए, डिफरेंशिएशन पढ़ाने के लिए सबसे पहले 3 बेसिक बातें आपको हम बता दें जो आप पहले से जानते भी हैं, और फिर हम डिफरेंशिएशन पे आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है कांस्टेंट, कांस्टेंट। दूसरी बात है वेरिएबल, वेरिएबल, और तीसरी बात है फंक्शन। ये 3 चीज़ आप समझ लीजिए, ये पहले से आप पढ़ते भी हैं, 8th 9th 10th में भी पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वो चीज़ है जो कभी चेंज नहीं करती, कैसा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो।
तो ऑपरेशन से मत, हमने बताया था ना, ऑपरेशन से ये मत समझो ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और कुछ और भी हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में जिस चीज़ की वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए पाई, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए तो क्या पाई की वैल्यू चेंज होगी? नहीं चेंज होगी ना। पाई की वैल्यू तो 3.14 या 22/7 ही रहेगी, ठीक है ना। ई की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में। बात समझ में आ रही है? एप्सिलॉन नॉट, इधर देखिए, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी? बोलिए, कैसा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी? मैग्नेटिज्म में चेंज होगी? कभी नहीं चेंज होगी। तो इनको कांस्टेंट्स कहते हैं। वो चीज़ जिनकी वैल्यू किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज ना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, जिन चीज़ की वैल्यू चेंज ना हो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? एकदम स्पष्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात देखिए, वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है, नॉर्मली वेरिएबल को एक्स, वाई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली वेरिएबल्स को एक्स, वाई, जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हमारे मन मर्जी चेंज होती रहती है, अपने हिसाब से जिसकी वैल्यू को हम चेंज करते रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है ना। और नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई और जेड से, ठीक है। वेरिएबल वो है, ये कैमरा सीधे लगा है, सीधे है अभी, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। और कोई भी क्वांटिटी अगर वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, जैसे मान लीजिए y = 3x² + 4x + 6, तो इसमें x तो वेरिएबल है, ये तो अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है, ये तो अपनी मर्जी से अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन y जो है वो x पे डिपेंडेंट है। x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज करती है। तो अगर ऐसा है कि कोई वेरिएबल जो है किसी ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट है जिसकी वैल्यू चेंज होने पर उसकी भी वैल्यू चेंज हो, तो हम ये कहते हैं कि वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो इसको हम कहेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, वेयर x इज़ अ वेरिएबल, ठीक है ना, और y डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको कहेंगे, अगर इस तरीके से है y = 3x² + 4x + 6 या किसी और फॉर्म में भी है तो हम कहेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y = fx = 3x² + 4x + 6। अब ये सारी बातें मैं नोट्स के फॉर्म में भी आपको दे दूंगा, वेल रिटन नोट्स जो लिखे हुए हैं PDF फॉर्म में वो भी आपको दे दूंगा। हूबहू वही लैंग्वेज आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है ना। एक बार उसको तैयार करके रखिए और फिर 10 जगह दिमाग मत लगाइएगा, आप क्वेश्चंस पे आइए सीधे। क्वेश्चंस नहीं लगते हैं तब बात करिए, इतनी बात जान के क्वेश्चन नहीं लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बातें बताई जा रही हैं, मैथमेटिकल टूल्स जितने बताए जा रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है। इतना आएगा तो हर सवाल लगेगा, ठीक है ना, मतलब जहाँ इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया। अब अगली चीज़ आप देखिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो खूब अच्छे से देखिए, खूब गौर से यहाँ देखिए कि अगर कोई फंक्शन x का है, अगर कोई फंक्शन है x का, जैसे मान लीजिए y = fx, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है ना।
बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, ठीक है, ठीक। तो अब आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें कोई स्मॉल चेंज होता है x में, और उसके करस्पॉन्डिंग y में कोई स्मॉल चेंज, मान लीजिए x में कोई स्मॉल चेंज डेल्टा x हुआ, और उसके करस्पॉन्डिंग y में कोई स्मॉल चेंज डेल्टा y हुआ, तो डेल्टा x बाई डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। तो अगर x में कोई स्मॉल चेंज डेल्टा x हुआ और उसके करस्पॉन्डिंग y में भी एक स्मॉल चेंज डेल्टा y हुआ, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मेरी बात समझ में आ रही ना? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी बॉडी का डिस्टेंस डेल्टा s चेंज होता है और डेल्टा t समय में चेंज होता है, तो एवरेज रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसको आप एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं, क्या होगा? डेल्टा s बाई डेल्टा टी। ये बात क्लियर हो गई? ये बात हमें स्पष्ट है, अभी रिटर्न में भी सब दे देंगे, नोट्स के फॉर्म में भी। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए किसी बॉडी की वेलोसिटी डेल्टा v चेंज करती है और डेल्टा t टाइम में, तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया एवरेज स्पीड और ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो अब दो तीन बातें आप समझ गए हैं। एक तो कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज नहीं होती है, जैसे पाई ई एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एक्सेट्रा। बात समझ में आ रही है? एक बात। फिर मैंने आपको बताया कि अगली चीज़ होती है कि वेरिएबल ये है, वो होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। और तीसरी बात मैंने बताया कि वेरिएबल की वैल्यू, और तीसरा क्या होता है? फंक्शन। तीसरा क्या होता है? फंक्शन। वेरिएबल की वैल्यू जैसे चेंज होती है वैसे वैसे वो क्वांटिटी भी चेंज होती है जो उस वेरिएबल का फंक्शन होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से। एग्जाम्पल ही मैंने आपको दे दिया कि मान लिया कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर 3x² प्लस 4x प्लस 6, मान लिया कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी चेंज करेगी, तो हम कहेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब अगली बात आपको डिफरेंशिएशन में मैंने बताई कि अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा x चेंज करता है और उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल डेल्टा y चेंज करता है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहेंगे, ठीक है ना। ये बात सबको समझ में आ गई? एकदम सिंपल बातें हैं, कोई भले पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपके लिए नया है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। जो आपका इस्तेमाल का पोर्शन है वो बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया कि अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस डेल्टा s चेंज करता है डेल्टा t टाइम पे, तो डेल्टा s बाई डेल्टा t क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हम क्या कहेंगे? एवरेज स्पीड। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डेल्टा v चेंज करती है डेल्टा t टाइम पे, तो इसको हम कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को एवरेज एक्सेलरेशन भी कहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? एकदम स्पष्ट है? कोई बट नहीं यहाँ तक? नहीं क्लियर है, मतलब नहीं दिक्कत है? अच्छा, अब अगली बात देखिए। अगर डेल्टा y बाई डेल्टा x में डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है, यानी कि डेल्टा x बहुत छोटा है, अगर डेल्टा y मतलब चेंज इन y और डेल्टा x यानी चेंज इन x, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चेंज इन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का रेशियो डेल्टा y बाई डेल्टा x, अगर डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है तो इसी को कहेंगे
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि x में बहुत छोटे परिवर्तन पे y का कितना परिवर्तन हुआ। भाई ये तो एवरेज हो गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो गया, एवरेज हो गया। और डेल्टा y बाई डेल्टा x और डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा x बहुत स्मॉल है, तो इसी को कहेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आ रही है? अभी नोट्स के रूप में दे देंगे। और इसी को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या दिखा देगा, अगर मान लीजिए y डिस्टेंस है और डेल्टा t टाइम है और डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखा देगा आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो एवरेज वेलोसिटी दिखा रहा था और ये क्या दिखा देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे दिखा देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये एवरेज एक्सेलरेशन दिखा रहा था, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिखा देगा अगर डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो है। मेरी बात समझ में आ गई ना। अब इससे आला आप कुछ मत इसके बारे में समझिए। कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अप्लाई कर दीजिए। वो सब आपका रिटन स्लाइड्स के फॉर्म में आएगा, हम जल्दी जल्दी एक बार लिख ले रहे हैं, पहले भी एक बार समझा चुके हैं। इससे आला आप कुछ दिमाग मत लगाइए, अब सवालों में उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जो पता हो गया। ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है ना। तो और उसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई करिएगा, धीरे धीरे दिमाग खुलता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर x पे पावर n कोई फंक्शन है, x पे पावर n कोई फंक्शन है, अगर fx बराबर x पे पावर n है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। हाँ, सब आपको याद भी है, ठीक है ना। इसका डी, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर x पावर n है, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा n x पे पावर n माइनस वन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए y बराबर एफ एक्स बराबर e पे पावर x फंक्शन है, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, e पे पावर x। हाँ, कुछ नहीं चेंज होगा। अगर e पे पावर x फंक्शन है तो e पे पावर x ही होगा। अभी तो मैं थोड़ा सा उतनी अच्छी हैंड राइट, मतलब उतना साफ सुथरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे वो सब यही सब बात लाइन से बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है ना। उतना ही जानिए। अगर e पे पावर x है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, e पावर x। अगर log x है तो उसका 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर d बाई डी एक्स ऑफ log x, अगर log x है, थोड़ा सा पढ़ के आइए जैसे वो पढ़ के आया है, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x है तो cos x हो जाएगा, cos x है तो माइनस साइन x है, ठीक है ना। और tan x है तो, और cot x है तो माइनस cos x स्क्वायर x, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से कुछ होंगे, कुछ आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ साइन कॉस टेन के हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल हैं और कुछ इस तरीके से जनरल हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और देखिए, अगर कोई फंक्शन y बराबर u इंटू वी है, अगर कोई फंक्शन y बराबर u इंटू वी है, जहाँ u भी फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, u dv बाई डी एक्स और प्लस v du बाई डी एक्स, ठीक है ना। ठीक। अगर मान लिए कोई फंक्शन y बराबर सी एक्स है, जहाँ c कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 नहीं होगा, c होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और x को x से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अरे x को क्या कह सकते हैं, x पे पावर 1, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x पे पावर n माइनस 1, तो ये आपका c आ जाएगा, ठीक है ना। अब अभी सब रिटर्न दे देंगे, अभी समझा रहे हैं, फिर आपको नोट्स भी इसके बाद मिल जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ मत देखिएगा। सवाल फंसे तो हमसे पूछिए कि सर ये सवाल फंस रहा है और आपके नोट से नहीं लग रहा है, तो हम बता देंगे लग रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए इससे लगेगा, तो आप कहेंगे हाँ 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 सही बोल रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अगली बात, अगर कांस्टेंट फंक्शन है,
अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रही ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स 0 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, एकदम स्पष्ट है, बोलिए। और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन y बराबर, ये क्या आ गया, क्या हो जा रहा है ये, बैक कैसे करेंगे, बैक कैसे करेंगे बताइए, ये वाला। अब स्टार्टिंग से फोर्थ, हाँ ये, चलिए फिर ये, हाँ किसी एक को, चलिए बताए, डॉक्यूमेंट्स, बेसिक, ये, चलिए कोई बात नहीं, 2-4 दिन ऐसे लगेगा। आप लोग फट से देख लीजिए इसको, आप लोग फट से अंडरस्टैंड कर लिए। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस हैं इसके डिफरेंशिएशन के, वो लगा के आज का क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर कल से हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन हैंडल करेंगे, और कल मैं मैथमेटिकल टूल्स ख़त्म कर दूंगा। कल मैथमेटिकल टूल्स ख़त्म हो जाए करूँगा, और फिर वेक्टर शुरुआत से पढ़ाना शुरू करूँगा। एक बार पढ़ा चुका हूँ, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं इनका बहुत 100% नहीं हुआ है, तो वीडियो भी बन रहा है, तो एक बार शुरुआत से लाइन से चलते हैं, ठीक है ना। वेक्टर्स भी एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, आया कहाँ गया, 2 डैश, ये जो वो नंबर्स लिखे हैं इन पे क्लिक कर दीजिए। हाँ सर नंबर्स पे क्लिक कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। सर क्या, 4/40 लिखा है ना, उस पे क्लिक करिए। 4/40, हाँ, इस पे क्लिक करिए। अब स्लाइड करिए। स्लाइड करिए, चलिए। अब जो स्लाइड नीचे कैंसिल, ये ब्लू वाला। हाँ चलिए, अब और स्लाइड करिए। बताइए। सेगमेंट और सर फिर से कैंसिल करिए। कैंसिल करिए, फिर से स्लाइड करिए। हाँ, अब 7 आप बढ़ा दीजिए। ये अपने आप कैसे हो जा रहा है, सर वो कहीं से थोड़ा सा भी टच हो जाता है तो बाल हो जाता है। चलिए। बाल हो जाता है। बोलिए। अच्छा हाँ, ये आ गया। चलिए, ये सारी बार बता चुके थे इसके जस्ट पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, यहाँ तक हो चुका था। चलिए, ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन है कुछ, इनको जरा डिस्कस करिए, आप लोग सॉल्व करिए। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 10, ऑल वैल्यूज आर इन द सेम यूनिट ऑफ लेंथ, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 10, ऑल द वैल्यूज आर इन द सेम यूनिट ऑफ लेंथ, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। निकाल लेंगे? हाँ निकालिए फटाफट। ये देखिए, इसको ऐसे करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस क्या कितना दिया है, 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 0 होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस ए होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? फिर इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 8 8 या 64 और 4 4 या 16, मत बोलिए, 4 4 या 16 प्लस ए स्क्वायर और माइनस 8a। तो ये, हाँ ये आपका आ जाएगा, ये गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 8a, क्या माइनस 10 आएगा, 64 आया प्लस 16 प्लस ए स्क्वायर
और माइनस ट्वाइस ए बी प्लस 8a आ जाएगा। प्लस 8a आया कि नहीं आया? तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 8a। आंसर 2 आएगा। हाँ चलिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस इज 10, ऑल द वैल्यूज आर इन द सेम यूनिट ऑफ लेंथ, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। निकल जाएगा, इजी है, बोलिए। हो गया सबका? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस एंड दिस। वो तो सीधे फॉर्मूले पर है। हाँ ठीक है, जो भी आएगा अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ लाइन शोन। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ शोन लाइन, इसको कैसे करेंगे? हाँ क्या बोल रहे बेटा पीछे से? बस समझ में आ रहा है ना? शुरू से आ रहा है ना समझ में? हाँ, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, 100% रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। एकदम क्लियर हो रहा है? हो जाएगा। चलिए, तो इसमें स्लोप निकालना है, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम निकाल दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, tan थीटा स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपॉन कितना होगा? x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 3। तो ये हो जाएगा माइनस 2/3। और आप ये देख भी रहे हैं कि ये स्लोप निगेटिव आ रहा है। आप ये देख भी रहे हैं कि स्लोप कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। इज दिस क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ एकदम साफ है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये सारी बात आपको समझा दी है और ये अब रिटन नोट्स के फॉर्म पे है। समझिए, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि डिफरेंशिएशन में पहली बात जो आपको जानना है, ये क्या हो जा रहा है बार बार? यहाँ टच करने से कैसे? सर आप इसी पे लिख लीजिए। क्या? तो सर इसी पे लिख लीजिए, वहाँ से पेन लेके इसी पे लिख लीजिए। क्या हुआ? फिर से जैसे किए थे वही स्टार्ट। अब इस तरह तो होता रहेगा फिर। पेन कहाँ से? बोर्ड? यहाँ पे पिंक वाला है। कौन सा? सर बोर्ड पे। बोर्ड पे क्या? ये करिए, क्लिक करिए। फोर्थ वाला जो बोर्ड बना पिंक। ये? हाँ चलिए, अब यहाँ 3 डॉट्स। 3 डॉट्स। अब डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स सबसे ऊपर वाला हो जाएगा। हम लोग ऊपर टच भी नहीं कर रहे हैं फिर भी हो जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ अभी हो जाने है, नोट्स के रूप में आ जाएगी, तो आप करिएगा उसको। सर अब वो जो 2/40 लिखा है उस पर क्लिक करिए। अब स्लाइड करिए। सर पेन को उल्टा करके कर लीजिए। पेन को सर पेन पर वो स्लाइड उस पर क्लिक करिए, फिर से नंबर पे क्लिक करिए। सर नेक्स्ट पे क्लिक करिए। चलिए देखिए, ये आपका, मैंने आपको फंक्शन बता दिया था। फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना? उसके देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट समझा दिया था। एनी क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। यही बात बोली थी ना? यही बोली थी, रिटन फॉर्म में है। द इंटीजर्स फ्रैक्शंस लाइक, यहाँ पाई होना चाहिए, IT मिसप्रिंट हो गया है। पाई एन ई एक्सेट्रा ऑल आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना? पाई मैंने 2-3 एग्जाम्पल और बता दिए, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, वो भी कांस्टेंट ही है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद वेरिएबल देखिए, अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड अ वेरिएबल क्वांटिटी। अ वेरिएबल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज x, y and z रिस्पेक्टिवली एक्सेट्रा। ये बात भी मैंने बता दी ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए,
A quantity y is called a function of a variable x if corresponding to any given value of x there exists a single definite value of y. यही बात मैंने बोली है कि अगर x के corresponding कोई एक single definite value है y की तो हम कहेंगे y is a function of x. यही बात मैंने बोली, यही बोला. अब देखिए the phrase y is function of x is represented as y is equal to fx. ये बात मैंने बोली कि नहीं बोली. एग्जाम्पल के तौर पे इसने बताया कि मान लीजिए एक फंक्शन ये है y इज इक्वल टू 3x² + 7x + 2. मान लीजिए कोई एक फंक्शन है तो x बराबर 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 12 और x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 28. आ रही है बेटा, आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैंने वही बताया था कि y इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ x इफ फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y. देन y is said to be a function of x. ये ना समझाया है, यही बताया है, एग्जैक्टली वही रिटर्न नोट्स के फॉर्म में है. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, therefore when the value of variable x is changed the value of the function y also changes, but corresponding to each value of x we get a single definite value of y. Hence y is equal to this represents a function of x. क्लियर हो गई बेटा? क्लियर है फंक्शन? अरे देखिए कांस्टेंट क्लियर है, वेरिएबल क्लियर है, फंक्शन क्लियर है, एकदम साफ है, कोई बट नहीं है दिमाग में. बहुत सिंपल चीज़ें हैं बेटा. अगर फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखिए अगर आप समझ गए तो ईजीएस्ट है और नहीं समझे तो टफेस्ट है. अगर समझ गए तो बहुत आसान है, आप जान लीजिए. हाँ, एक बार आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली चीज़ों के ऊपर तो आप कम भी सवाल लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा. ये नहीं कि बहुत क्वेश्चंस ही आपको लगाने हैं. एक बार आपको आइडिया लग गया कि सवाल को कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे, इसमें अगर आपकी स्किल आ गई, ठीक है ना, और जल्दी से आप डायग्नोज करना सीख गए तो फिजिक्स ईजीएस्ट है, हाईली कंसेप्चुअल है. अभी तो आसान बातें चल रही हैं, इसमें कंसेप्ट्स बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है. और यही रीज़न है कि मेडिकल और आईआईटी दोनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फिजिक्स में होती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हाईली कंसेप्चुअल है. मैथ्स तो मान लिया आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैथ्स तो मान लिया आप थोड़ा सा फॉर्मूला बताना है, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे. प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप नहीं समझे तो गए. इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से समझ के चलिए. और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर 2 से 3 यूनिट आप लोग 100% समझ गए तो मेरा 95% काम हो जाएगा. 3 यूनिट के अगर सारे सवाल आप समझ गए, हर बात समझ गए, हर चीज़ समझ गए, अप टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मान के चलिए, तो उसके बाद आपकी फिजिक्स ऐसे भागेगी कि आपका फिर बेस बन जाएगा, आपको अंडरस्टैंड करना आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से एनालाइज करना आ जाएगा, क्वेश्चंस में अप्लाई करना आ जाएगा, और फिर उसी ट्रैक पे आप दौड़ते चले जाएंगे. बाकी काम बहुत आसान हो जाएगा. इसलिए शुरू को 2-3 यूनिट तक थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहिए, बाद में आप रिलैक्स रह सकते हैं. ठीक है ना. तो अब आप देखिए नेक्स्ट बात, therefore when the values of variable x is changed the value of the function y also changes, but corresponding to each value of x we get a single definite value of y. Hence this is represented as a function of x. ये सारी बात हम बता चुके हैं, ये सारी बात हो चुकी है. देखिए ध्यान से देखिए इधर, ये सारी बात हो चुकी है. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बताया फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, ये हम समझा चुके हैं. फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx खूब गौर से देखिए. द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज in the function y and the variable x is called the ratio of small change in the function y and the variable x is called the average rate of change of y with respect to x. यही मैंने कहा था ना, अगर x में स्मॉल चेंज करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली अगर y में स्मॉल चेंज डेल्टा y होता है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं. वही बात यहाँ लिखी है, वही बात लिखी है. देखिए ज़्यादा बातें लिख कर यहाँ नहीं रखी जा रही हैं, वही बातें समझाई जा रही हैं, वही बातें लिखाई जा रही हैं. और भी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता हूँ. मैं उतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिससे आपके सवाल एकदम लग ही जाए, उतने से आपके सवाल वो आपको एकदम क्लियर हो, वो उतनी बातें एकदम क्लियर हो और उतने से ही आपके सवाल लग जाएंगे.
ठीक है ना। एडवांस लेवल पे थ्योरी का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई ख़ास मतलब नहीं रहता है, वो तो आना ही चाहिए, वो तो आना ही चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे तब कुछ काम बनेगा, ठीक है ना। तो अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, ऑल्सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बॉडी कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है। Also, if the velocity of a body changes by a small amount delta v in a small time delta t, then average acceleration of the body is delta v by delta t. ये बात समझ में आ गई बेटा, एकदम साफ है, बोलो भाई, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, when delta x tends to 0, यही मैं समझा रहा हूँ। अगर डेल्टा x बहुत छोटा है, जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत कम टाइम का फर्क 0.001 सेकेंड का फर्क में अगर वेलोसिटी डेल्टा वी चेंज होती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। वही बात, वही एग्जांपल्स और वही बातें देखिए यहाँ लिखा है, व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, यानी व्हेन डेल्टा एक्स, ये क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बैक करके देखिए, इस पर शायद वही चला जाए। कहाँ बैक कैसे करें? फोर्थ वाला है यहाँ से। वो लास्ट में जो ब्लू कलर का है बैक वाला। ये यही क्लिक करके देखिए। ये हाँ। और बैक हो गया। कैसे होगा इस तरीके से? सर वहीं से फिर बोर्ड पे जाइए। नहीं नहीं, बोर्ड पे। बोर्ड पे कहाँ? ये हाँ। चलिए, थर्ड 3 डॉट्स। अब ऐसे तो क्लास हो गई बस। हाँ बताइए बताइए, अभी टाइम है पूरा। और पहला वाला बार बार ऐसे, मतलब मैं ऊपर टच भी नहीं कर रहा हूँ फिर भी चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये आप समझ गए। अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका? हाँ, तो उसके बाद इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ, इस बार 40 पे क्लिक करिए अच्छा और अब स्लाइड करिए। सर एकदम धीमे से स्लाइड करिएगा। सर पेन की बैक से करिए। अब पेन की बैक से स्लाइड करिए। चलिए, और अब 29 स्लाइड पर था, ये यहाँ पे नीचे। सर इधर नीचे 29 इस पे क्लिक करिए। चलिए, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज आप देखिए, व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, जब डेल्टा एक्स 0 की ओर टेंड करेगा तो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं। ये समझा चुके हैं, एग्जैक्टली वही बात है जो मैंने बोली है, वही रिटर्न है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात देखिए, इट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर y मान लीजिए स्पीड है या वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, वहाँ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल implies दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। यही बात मैंने कही, यही कही ना। आगे देखिए, लाइक वाइज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू दिस एंड इंस्टेंटेनियस, एक ही बात दोबारा कर दिया, ये इंस्टेंटेनियस मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बात समझ में आ रही ना बेटा, एकदम साफ है, एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट बात क्या है कि थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ थ्योरम है, ये सारी बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब वेल रिटन नोट्स के रूप में है। ये कैसा आवाज़ हो रही है, चलिए छोड़ दिए उसको ऑफ कर दीजिए, अच्छा रहने दीजिए। अब इधर देखिए, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इफ c इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर c कांस्टेंट है
और y बराबर cu है जहाँ c कांस्टेंट है और u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अगर मान लीजिए कोई, देखिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू सी यू जहाँ c कांस्टेंट है और u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, बेटा बात समझ में आ रही है? इन दैट केस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी डी यू बाई डी एक्स। ये बात मैंने अभी जल्दी बताई है। बताइए, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और अगर इस तरीके से मान लीजिए u, v और w तीन फंक्शन है x के, मान लीजिए y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू, यानी तीन फंक्शन हैं अगर क्या कहते हैं उसके x के, तो ऐसे केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है? और अगर u और v दो फंक्शन हैं x के और y इज इक्वल टू यू वी है, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? एक बार u कांस्टेंट ले लेंगे और dv बाई डी एक्स, फिर v कांस्टेंट ले लेंगे और du बाई डी एक्स। अब अगली बात देखिए, अगर u बाई v है, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू u बाई v है, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? एक नीचे v स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर क्या होगा? एक बार नीचे वाला कांस्टेंट लेंगे और du बाई डी एक्स माइनस फिर दूसरा कांस्टेंट लेंगे u और dv बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है? इन सब बातों को अप्लाई कर लोगे बेटा? जब क्वेश्चंस आएंगे तो अप्लाई कर लोगे। ये अटमोस्ट लेवल है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? लेकिन ये इतने फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात देखिए, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n वेयर n इज रियल नंबर। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n वेयर n इज रियल नंबर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? nx पे पावर n माइनस वन। समझा चुके हैं? समझा चुके हैं ना? बोलिए। अब नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट बात देखिए, ये तीन इलस्ट्रेशंस दिए हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है, कौन निकाल लेगा? ये तीन इलस्ट्रेशन दिए हैं, dy बाई डी एक्स निकालना है, कौन निकाल लेगा? बताइए। निकाल लेंगे सब लोग? चलिए मैं आपको करके दिखा लेता हूँ। ये y बराबर x पे पावर 1/2 है। y बराबर x पे पावर, मैं पहला सॉल्व कर रहा हूँ, y बराबर x पे पावर 1/2, तो y बराबर x पावर n फॉर्म का है। y बराबर x पावर n फॉर्म का है ना बेटा? बोलो। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x पे पावर n माइनस वन, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ x पे पावर माइनस 1/2, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बेटा? एकदम साफ है, एकदम क्लियर है, समझ में आ गया ना बेटा? पीछे से तुम दोनों लोग को समझ में आ रहा है? हाँ। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं शुरुआत से चल रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, और कम से कम 3-4 दिन में धीरे चलूँगा, और जो कह रहा हूँ वही नोट्स के रूप में दे रहा हूँ। वही नोट्स हैं, वही क्वेश्चंस हैं। अब पूछने पे जो नहीं बताएगा वो ठीक नहीं करेगा, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा? x पे पावर n फॉर्म का है, तो 5x पे पावर 4 और 4x क्यूब, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो इसका dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 5x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब। ठीक है ना? अब इसका भी dy बाई डी एक्स ऐसे निकल ही आएगा, x पे पावर n के फॉर्म का है। एकदम कंफर्टेबल हो बेटा? एकदम मरे। तो यही डिफरेंशिएशन था, यही डिफरेंशिएशन था। अरे भले नहीं पढ़े थे, था तो बड़ा आसान ना, आसानी था ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, नेक्स्ट चीज़ यहाँ देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग। इनका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए, इसको अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा, सारे निकल जाएंगे। x पे पावर n के फॉर्म का है, x पे पावर n के फॉर्म का है, और y बराबर x का dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1 भाई x, y बराबर x का dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1, क्योंकि x को आप लिख सकते हैं x पे पावर 1, तो n x पावर n माइनस 1, तो x पे पावर 0 यानी कि 1।
बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये सारे निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है? देखिए ये क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। फिर वैसे जो बताइए फट से कैसे कैसे क्या। हैं? चलिए बोर्ड फटाफट बताइए। डॉट्स, डॉक्यूमेंट रास्टर फर्स्ट। चलिए ठीक है ना। ये एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो मैं कर दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन के, आज तो ख़त्म कर देंगे। ये सारी बात थोड़ी मोड़ी एडिट करनी पड़ेगी, है ना। और कल से देखिए, कल का प्लान हमारा क्या रहेगा। कल मैं इंटीग्रेशन भी करूँगा और अलजेब्रा भी करूँगा, और कल मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड करूँगा। कल मैं मैथमेटिकल टूल्स ख़त्म कर दूँगा। कल मैथमेटिकल टूल्स क्या करना है, ख़त्म कर देना है। हाँ बताइए। 33 ये वाला, ये था आपका। तो चलिए, इफ़ एस बराबर, चलिए वो ठीक है, वो एक दो तीन बार प्रैक्टिस ही हो गई हम लोग की, वो एडिट कर देंगे। हाँ देखिए, एस बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 फाइंड डी एस बाई डी टी। अगर ये हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, डी एस बाई डी टी क्या होगा, बोलो बेटा। हाँ, ये डी एस बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा 2t और प्लस 5, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इफ s बराबर दिस वेयर u एंड v आर कांस्टेंट, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी एस बाई डी टी। तो निकाल लेंगे ना, निकालेंगे। u और a कांस्टेंट है, तो डी एस बाई डी टी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा s बराबर u और प्लस हाफ ट्वाइस ए टी। ये कट जाएगा तो u प्लस ए टी, डी एस बाई डी टी क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। क्लियर है बेटा? बोलिए, किसी को कहीं से कोई डाउट है? एकदम मैं शुरुआत से चल रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं कि आप जीरो भी जानते हैं तो भी सीख जाएं। अब एकदम ही ध्यान नहीं देंगे तो मैं नहीं कह सकता हूं। और 4-5 दिन में ऐसे चलूंगा। आपको 100% सीखने की आदत डालनी है, 99% नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको 100% सीखने की हैबिट है, वो हैबिट आपको अब से डाल लेनी है। और फिजिक्स एक बार समझ में आने लगी तो केमिस्ट्री भी आएगी, मैथ भी आएगी, बायोलॉजी भी आएगी। एक बार कुछ बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ जिनकी लर्निंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी शुरू से नहीं रही है, वो अब से भी कोप अप कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे साथ वो धीरे धीरे चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ठीक है। द एरिया ऑफ अ ब्लॉट ऑफ अ ink is growing such that after t seconds its area is given by this. Calculate rate of increase of area at t बराबर 5 सेकेंड। Calculate rate of increase of area at t बराबर 5 सेकेंड। Calculate rate of increase of area at t बराबर 5 सेकेंड। तो ये भी बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है। What is happening? I am not able to understand. Don't worry. ये मान लिए चलिए, ये देखिए, the area of a blot of a ink is growing such that after t seconds, look here, see here, its area is given by this. Calculate the rate of increase of area at t बराबर 5 सेकेंड। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या होगा, डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी पहले निकालिए आप। तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से। हाँ, डी ए बाई डी टी ये हो जाएगा 60 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और कैलकुलेट इट्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया t बराबर 5 सेकेंड। तो यहाँ पे t बराबर 5 पुट करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया है। बात समझ में आ रही ना। अभी आपको थोड़ा मोड़ा करके हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। अब आपको रियल सवालों में करना पड़ेगा। ये रियल सवाल ही है एक तरीके से, ये रियल सवाल ही है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट चीज,
द एरिया ऑफ अ सर्किल इज गिवन बाय दिस वेयर आर इज द रेडियस, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हाँ बिल्कुल सही, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी ए बाई डी आर क्या आ जाएगा, 2πr। बात समझ में आ रही है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ने लगा लिया। ये क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो बहुत दिक्कत कर देगा ये। अब छोड़िए, हटिए, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन के सारे सवाल आप लोगों ने कर लिए, हो गए सारे क्वेश्चन। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है ये तो, बार बार वही चला जा रहा है, पता नहीं कैसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा। अरे u बाई वी फॉर्म का है, ये u बाई वी फॉर्म का है, ये भी u बाई वी फॉर्म का है, ये भी u बाई वी फॉर्म का है, और इसको मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो जाएगा। तो कोई एक करके हम दिखा दे रहे हैं, एक करके ये वाला हम दिखा दे रहे हैं। देखिए ये वाला दिखा दे रहे हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5 होल स्क्वायर, 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बोलिए, 4x प्लस 5, और इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो 3 आ जाएगा। और माइनस फिर क्या करेंगे बोलिए, 3x प्लस 4, और इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 4 या 12x प्लस 5 3 या 15 माइनस 12x और माइनस 16 अपॉन 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। गौर से देखिए इधर, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x माइनस 12x से कट जाएगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना, -1 अपॉन 4x प्लस 5 सॉरी 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, एकदम साफ है ना। हाँ नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप कहेंगे एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। 0 भी आता हो तो चलिए, और 99% अंडरस्टैंडिंग पे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं है। 100% अंडरस्टैंड करके आप चलिए, एक एक लाइन से एक वीडियोस को देखते हुए, ठीक है ना। और कम से कम 4-5 दिन में धीरे जाऊंगा। कल आपका मैं पूरा मैथमेटिकल टूल्स ख़त्म कर जाऊंगा विद क्वेश्चंस, ठीक है ना। और परसों से मैं वेक्टर पे आ जाऊंगा। मैथमेटिकल टूल से तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन वेक्टर से क्वेश्चन कंप्लीशंस में आते हैं, वेक्टर से आते हैं। तो वेक्टर्स को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो अब नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये बता चुके हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। अरे यार, इट्स ठीक है ना। ये फॉर्मूले सारे आ चुके हैं, ठीक है ना। एक बार हम समझा चुके हैं, फिर से हम देख ले रहे हैं उसको, ठीक है ना। फिर से हम देख रहे हैं, और चलिए ये फॉर्मूला देखिए, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बता चुके हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और tan एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स,
ये थर्ड वाला, ये वाला सर ये नहीं, नीचे से जो ब्लू वाला थर्ड है, ब्लू वाला थर्ड, ये इसके नीचे। ये वाला, ये यस सर, ये अब ये सब हटा के उस पे व्हाइट बोर्ड पे चले जाइए बस। ये सब हटा के सर ये सब डिलीट करना चाहिए और व्हाइट बोर्ड पे चले जाइए। सर डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे, सर अब डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे चले जाइए, सेकंड ऊपर जो दिख रहा है ये इसमें सर क्लिक करिएगा, इसको हटाइएगा मत। हाँ इस पे सर क्लिक करिए। चलिए, एक्चुअली वो बात तो क्या हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब लास्ट बात चल रही थी, इसको खत्म कर दिया जाए। सर वही कर लीजिएगा, सर 3 डॉट। सर बार बार बहुत दिक्कत हुई है आज, और 5-6 बार हुआ। 10 बार हाँ, कई बार हुआ ऐसा। जाते क्लास में हो गए, एक ट्रिम करना पड़ेगा। 2-3 बात ही बची थी, करके ख़त्म कर देते। 10 बार मतलब कई बार ये हुआ आज, 10 बार नहीं 10 नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा सा बचा है बस। चलिए रुक जाइए, इसके बाद वाला 35। चलिए हाँ सुनिए, 2 मिनट रुक जाइए, रैप अप कर दें इसको। अरे 2 मिनट, इसको ये पार्ट तो ख़त्म कर दें जो है e पे पावर x का e पे पावर x और log x का 1/x, ठीक है ना। और ये e पे पावर ax का क्या होगा, e पे पावर ax, और इसका करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज फट से देखिए। अब आप ये ठीक है, तो फिर इसको क्लोज कर दिया।